हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है रीइंकार्नेटेड एज ए गेम चेंजर का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में कई सारी बड़ी बड़ी चीजों का खुलासा हुआ था और हमें पता चला था कि ड्रैगन और बेईमोन एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। बेईमोन का एक भाई भी था जिसको शायद से ड्रैगन ने ही मार दिया है, क्योंकि बेईमोन की मॉम ने ड्रैगन को ये ऑर्डर दिया था। इसी फ्लैशबैक के खत्म होने के बाद में बेईमोन ड्रैगन से कहने लगती है, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने अभी तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया था, तुम इस अटैक को सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तुम्हारी बॉडी केवल एक ह्यूमन की है। ड्रैगन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी बॉडी केवल एक ह्यूमन की है। आमतौर पर मैं इस तरह के अटैक को सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे साथ में रफेल है, इसी वजह से मैं किसी भी अटैक को सर्वाइव कर सकता हूँ। भीमन कहने लगती है, यानी इसका मतलब रफेल कोई नॉर्मल एनपीसी कैरेक्टर नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल है। ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत स्पेशल है। तुम्हें क्या लगा था 6 साल तक जब मैंने तुम्हें कोमा में रखा हुआ था, उस टाइम पर मैंने कुछ किया नहीं। मैंने पहले ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, मुझे पता था कि कौन कब क्या करने वाला है। भीमन कहती है, अब मुझे पता चल रहा है तुमने क्या किया है। रफेल असल में मेरी एक क्लोन है। ड्रैगन कहता है, नहीं, ये उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है। ये न केवल तुम्हारी क्लोन है बल्कि तुम्हारी बॉडी का ही एक पार्ट है। तुम्हारी मॉम एक बहुत बड़ी बेवकूफ है। उन्होंने मुझे एक स्पेशल चीज दी थी जिसकी मदद से मैं इस पूरे वर्ल्ड के लिए अपने हिसाब से कमांड लिख सकता था, यानी कि सूरज का उगना, वेदर्स, लोगों का जन्म होना, ये सब कुछ मैं अपने साथ डिसाइड कर सकता हूँ। जब मुझे ये पावर मिली तब मैं सोचने लगा, एंशिएंट लोगों के पास में जब ये चीज है तो फिर वो पूरे अर्थ के ऊपर काबू क्यों नहीं पा रहे। इसके थोड़े टाइम बाद में मुझे मेरे कई सारे सवालों की जवाब मिले। मुझे समझ में आया कि इस चीज की मदद से मैं एंशिएंट बींग्स को भी अपने काबू में कर सकता हूँ और खुद को इस वर्ल्ड का एक लौता गॉड बना सकता हूँ। इसी पावर को यूज करके मैंने रफेल को बनाया और रफेल के अंदर इस पावर को डाल दिया, यानी कि रफेल के पास में इतनी ज्यादा पावर है कि वो जितने भी एंशिएंट बीइंग्स है उन सभी को कंट्रोल कर सकती है और रफेल को मैं कंट्रोल करता हूँ। रफेल की मदद से इस पूरी अर्थ के ऊपर मेरा काबू है, मैं जो चाहे वो कर पाऊंगा। भीमन कहने लगती है, तो ये तुम्हारा प्लान है, तुमने इतना आगे तक सोच के रखा है। मैंने जितना सोचा था तुमसे ज्यादा खतरनाक हो, इसलिए अब तुम्हें जल्दी से खत्म होना होगा। ये तो बेमोन वापस से ड्रैगन की तरफ भागना शुरू कर देती है। उसके पास पहुंचकर अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है। बेमोन की तलवार के अंदर से स्लैश तो बाहर निकलता है, लेकिन इससे ड्रैगन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। बेमोन काफी चुक जाती है। ड्रैगन हंसते हुए कहने लगता है, तुम भी इसी वर्ल्ड का एक पार्ट हो, इसलिए तुम्हारे टेक्स्ट को भी मैं अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। अब तुम भी मेरी गुलाम हो, जल्दी से खुद को मार लो। ड्रैगन के इतना कहने के साथ ही बेमोन बिना हिचकिचाए अपनी तलवार को अपने पेट में घुसा लेती है और फिर जून पे गिरने के बाद में ड्रैगन से कहने लगती है, ये कैसे हो सकता है, तुम केवल एक इंसान हो, मुझे कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। ड्रैगन कहता है, तुम जैसी एंशिएंट बीइंग के लिए ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि तुम्हें एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। ये कहते हुए ड्रैगन बेमोन को उसे गर्दन से उठा लेता है और फिर से कहने लगता है, तुम तुम्हारी मॉम की तरह पूरी तरह से गलत हो। तुम्हारी मॉम को भी ये लगता था कि मेरे को ह्यूमन से नफरत है, मैं इस वर्ल्ड से केवल ह्यूमंस को ही खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भीमन कहती है, तो फिर तुम्हारा असली प्लान क्या है। ड्रैगन कहता है, मेरा प्लान है इस पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से खाली कर देना, न केवल ह्यूमंस को बल्कि इस वर्ल्ड के अंदर रहने वाले हर एक बीइंग को, इस वर्ल्ड का आखिरी कण तक जो कि जिंदा है, मैं सबको नष्ट कर दूंगा और फिर उसके बाद में अपने मन मुताबिक इस वर्ल्ड को दोबारा क्रिएट करूंगा। ड्रैगन की बातें सुनकर स्लॉथ भी काफी डर जाता है। वो कहने लगता है, क्या सच में ड्रैगन तुम्हारा ये प्लान है, तुम सबको नष्ट कर देना चाहते हो, यानी इसका मतलब। ड्रैगन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो मेरे वफादार हो। सभी डीमन गॉड्स मेरे बहुत वफादार है, वो सभी गॉड्स जिनको मैंने कई तरह के कमांड्स दिए है और वो उन सभी कमांड्स को मानते हैं। मैं उन्हें आखिरी तक जिंदा रखूंगा, वो सब के सब नए वर्ल्ड के अंदर मेरे साथ में शामिल होंगे। ये सुनते स्लॉथ ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे कहने लगता है, ये तो काफी अच्छा रहेगा ड्रैगन, प्लीज इस नए वर्ल्ड के अंदर मुझे भी अपने साथ में शामिल रखना, मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा, मैं भी इस नए वर्ल्ड का एक पार्ट बनना चाहता हूँ। ड्रैगन कहता है, बेमोन क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। भीमन कहती है, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगे, वो तुम्हें रोकेगा। ड्रैगन कहता है, और ये वो कौन है। भीमन कहती है, मुझे नहीं पता पिछले 6 साल के अंदर क्या हुआ है, इस वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर क्या बदलाव आया है, लेकिन एक बात पक्की है, वो जिंदा है और वो जल्दी ही तुम्हें रोकने के लिए आएगा। भीमन के इतना कहने के बाद में हम वापस से सॉन्ग और ज़ेरियो की फाइट को देखते हैं। ज़ेरियो सॉन्ग से कहने लगता है कि तुम्हारी सारी ट्रिक्स खत्म हो चुकी है। सॉन्ग कहता है, नहीं अब मुझे और कोई ट्रिक को यूज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ज़ेरियो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी इन बातों से मैं बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ, तुम केवल एक नॉर्मल से प्लेयर हो और मैं एक स्पेशल प्लेयर हूँ जिसने डीमन के साथ में हाथ मिलाया है। अब मेरे अंदर भी डीमंस के एट्रीब्यूट है, मेरी पावर काफी बढ़ गई है। ज़ेरियो कह रहा होता है तभी सॉन्ग के सामने एक बहुत बड़ी आइस की वॉल आ जाती है। ज़ेरियो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं किया, ना ही कोई स्किल यूज की, तो तुम्हारे सामने ये दीवार कैसे बन गई। सॉन्ग कहता है, ज़ेरियो ये सब कुछ तुम्हारे डीमन एट्रीब्यूट के कारण है, इस आइस को देखो, ये कोई नॉर्मल आइस नहीं है, तुम्हारी बॉडी के डीमन एट्रीब्यूट के कारण ये काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर जितनी भी आइस है इन सभी के अंदर एस रैंक के वेपन की जितनी पावर है
असल में हेडमन सिटी आने से पहले मैं एक और सिटी के अंदर गया था जहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज थे जिन सभी को हम नष्ट करने वाले थे। तो उनमें से कुछ को मैंने पास में रख लिया था और फिर उसे अपने बोन ब्लेड के साथ में कनेक्ट कर लिया था। इसी वजह से मेरा वो बोन ब्लेड जब से टूटा है तब से एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे डीमन एट्रीब्यूट के कारण अब वो इतना एक्टिवेट हो चुका है कि अब मैं उसका सही से यूज कर सकता हूँ। सोंग के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर जितनी बर्फ होती है उसके अंदर से काफी सारे ब्लेड्स बाहर निकलने लगते हैं और तेजी से ज़ेरियो तो बढ़ने लगते हैं। ज़ेरियो वापस से अपने स्पीड को यूज करके अटैक डॉज करने की कोशिश करता है। सोंग कहता है इन सभी का निशाना तुम्हारे ऊपर सेट हो चुका है। ये ब्लेड्स चारों तरफ से तुम पर अटैक करेंगे। तुम्हारे पास में भागने की कोई जगह नहीं है। तुम्हारा मरना पूरी तरह से तय है। सोंग के इतना कहने के साथ ही कुछ ब्लेड्स ज़ेरियो की बॉडी के ऊपर टच होने लगते हैं। उसकी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर डीमन एट्रीब्यूट है और ये ब्लेड्स डीमंस के ऊपर ज्यादा खतरनाक काम करते हैं। इस तरीके से इतने सारे ब्लेड्स को अपनी तरफ देखकर ज़ेरियो काफी डर जाता है। सोंग कहने लगता है ज़ेरियो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी रेस्पेक्ट कम नहीं होगी। रेडर्स गिल्ड से मैं ये कहूंगा कि तुमने डीमन से फाइट करते हुए अपनी जान गंवाई। तुम आखिरी तक पूरी रेस्पेक्ट के साथ में उन डीमन के साथ में लड़े। इस तरीके से तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ज़ेरियो कहता है इतनी आसानी से नहीं, मेरे पास में अभी भी मेरी शील्ड है। तो ज़ेरियो अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। उसके पीछे ओडिन का ऑरा और चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड दिखाई देती है। जैसे ये तलवारें इस शील्ड टकराती है कब तेजी से टूटना शुरू कर देती है। ये देखकर सोंग धीरे से कहता है स्पेशल बग एक्टिवेट। सोंग के इतना कहने के साथ ही उस शील्ड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा इफेक्ट होता है। उस शील्ड के अंदर अब ज़ेरियो सांस नहीं ले पा रहा है। वो कहने लगता है ये सब तुमने क्या किया, इसके अंदर मेरा दम घुट रहा है। सोंग कहता है मैंने कहा था ना मेरे पास में बग्स को कंट्रोल करने की पावर है। ये भी एक स्पेशल बग है। मैंने तुम्हारी शील्ड के एट्रीब्यूट्स को बदल दिया है। अब तुम्हारी वो शील्ड एक वैक्यूम चैम्बर की तरह है जिसके अंदर बाहर की एयर एंटर नहीं कर सकती। सोंग के इतना कहने के साथ ही ज़ेरियो की बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ने लगते हैं। सोंग ये कहता है ज़ेरियो यहाँ पर तुम्हारे पास में केवल दो ऑप्शंस है और दोनों ऑप्शंस में तुम्हारी मौत पक्की है। एक ऑप्शन है अपने आसपास में ये शील्ड बना के रखो जिससे कुछ देर में तुम्हारा दम घुटने लगेगा, पूरी एयर खत्म हो जाएगी और तुम इस शील्ड के अंदर ही तड़प तड़प के मर जाओगे। और अगर तुमने अपनी इस शील्ड को तोड़ दिया तो मेरी सारी तलवारें तुम्हें कई सारे टुकड़ों में काट देगी। तुम्हारी बॉडी का पूरी सफाई हो जाएगा लेकिन ये मौत थोड़ी आसान होगी। इंस्टेंटली तुम मर जाओगे। दोनों ही तरीकों से तुम हार चुके हो। ये एक परफेक्ट चेकमेट है। ज़ेरियो कहता है सोंग बहुत अच्छे, तुमने एक काफी शानदार प्लान बनाया है और मुझे काफी अच्छे तरीके से इसमें फंसा भी लिया है। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर कोई भी और डिमन होता तो जरूर से तुम्हारे हाथों से मारा जाता, लेकिन मैं बाकी डिमन से एकदम अलग हूँ। उसने मुझसे वादा किया है वो मुझे न्यू वर्ल्ड के अंदर लेके जाएगा और उस वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह देगा, तो उस जगह को मुझे हासिल करना ही है। मैं इस तरीके से तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरूंगा। ये कहते हुए ज़ेरियो अपनी दो उंगलियों को अपनी आंखों को सहा देता है। सोंग कहने लगता है ज़ेरियो ये तुम क्या कर रहे हो। सोंग कहता है मैंने यहाँ पर अपनी एक आंख डिस्ट्रॉय कर ली है, अभी भी ओडिन फोर्स एक्टिवेट है। मेरी आंख के डिस्ट्रॉय होने के बाद में ओडिन फोर्स अपनी एक आंख मुझे दे देगी जिससे मुझे विजडम मिल जाएगा। इस गेम के अंदर विजडम का मतलब है अब मैं भी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ। जिस तरीके से इस गेम के बग्स तुम्हारी मदद कर रहे हैं वैसे अब ये गेम भी मेरी मदद करेगा। ज़ेरियो के इतना कहने के साथ ही उसकी एक आंख जो कि अभी डिस्ट्रॉय हुई थी वो तुरंत ही साइबर फॉर्म हो जाती है। ज़ेरियो की इसकी मदद से काफी कुछ समझ में लगता है। वो तुरंत ही अपनी शील्ड तोड़ देता है जिसके साथ ही सोंग की सारी तलवारें उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इन तलवारों को देखकर ज़ेरियो तुरंत ही अपनी स्कैनिंग चालू कर देता है। इससे कुछ सेकंड्स में ज़ेरियो को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर एक प्लान लिखा हुआ है जिसके सक्सेस चांसेस 99.99% है। इसे देखते ही ज़ेरियो तुरंत ही इसे फॉलो करने लगता है। ये तलवारें इससे पहले कि ज़ेरियो कितने पास पहुंचती, ज़ेरियो तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है और सीधे इस बर्फ के अंदर घुस जाता है। सोंग कहता है ज़ेरियो इसका कुछ फायदा नहीं है, ये सारी तलवारें पानी के अंदर भी तुम्हारा पीछा करेगी। ज़ेरियो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इस टाइम पर केवल गेम को फॉलो कर रहा हूँ। अब ये लड़ाई पूरी तरह से आर या पार की है, देखते हैं क्या होता है। ज़ेरियो के इतना कहने के साथ ही उसके पीछे पीछे ऊपर की साइड में जितनी तलवारें होती है वो सारी तुरंत पानी के अंदर कूद जाती है। तलवारों के पानी के अंदर आने के बाद में ज़ेरियो को पता चलता है इन तलवारों की रफ्तार थोड़ी स्लो हो चुकी है क्योंकि अब ये पानी के अंदर है। और इसके अलावा ज़ेरियो को ये पता चलता है इन तलवारों की एक लिमिटेशन है, ये केवल कुछ दूरी तक अपने टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। अगर एक बार इनका टारगेट इनकी रेंज से बाहर निकल गया तो दोबारा से उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। ये पता चलते ही ज़ेरियो तेजी से उस पानी के अंदर इधर उधर तैरना शुरू कर देता है। इसी टाइम पर बाहर की साइड सोंग ज़ेरियो की बाहर में जार कर रहा होता है। 5 मिनट बीत चुके हैं। सोंग कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं ज़ेरियो पानी के अंदर ही मर चुका है। मेरी ब्लेड्स ने अब तक तो उसे मार ही दिया होगा। सोंग से कुछ कह रहा होता है तभी उसके पांव के पास से बर्फ हिलने लगती है। एकदम से ज़ेरियो से बाहर निकलता है और अपनी तलवार को सोंग के सीने में घुसा देता है। सोंग कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो। ज़ेरियो कहता है क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी आता है वो मैं बहुत पहले सीख चुका हूँ, अब मैं तुमसे काफी आगे हूँ। ये गेम भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये सुनते ही सोंग अपने ब्लाइंडनेस की पावर यूज करता है। उसके हाथ के अंदर से ब्लैक रंग का धुआं निकलता है और ज़ेरियो के आसपास से फैल जाता है। ज़ेरियो कहने लगता है फिर से यही पुरानी ट्रिक, यहाँ पर मेरी जगह पे कोई और होता तो उसे लगता तो मुझे ब्लाइंड करने के बाद में मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे।
लेकिन असल में तुम ऐसा नहीं करने वाले। मुझे ब्लाइंड करने के बाद में तुम अपने टेलीपोर्टेशन स्किल यूज करोगे और फिर मुझे दूर भागने की कोशिश करोगे। यहाँ पे जीरो जैसा कहता है, सॉन्ग बिल्कुल वैसे ही करता है। वो जीरो थोड़ा दूर रह जाता है। जीरो कहता है, देखा मैंने कहा था ना, जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे हर एक मूव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तो हर एक मूव मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये कहते हुए जीरो अपने हॉस्पिटल का यूज करके सॉन्ग के पीछे चलता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है, इस गेम का एक रूल है, डीमन और ह्यूमन की फाइट के अंदर हमेशा डीमन की ही जीत होगी। फाइट के अंदर डीमन का उसमें एडवांटेज रहेगा क्योंकि एक डीमन का स्टेटस एक ह्यूमन से कई ज्यादा हाई होता है। यही कहते हुए जीरो की तलवार बहुत जोर से घूम जाती है और सॉन्ग के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। इसी के साथ ही ये फ्लैशबैक शुरू होता है। पता नहीं कितने साल पहले अर्थ पे किसी रहस्यमय जगह पर ये सुनसान टापू जहाँ पर ये दो बच्चे रह रहे हैं। यहाँ पर सनी के हाथ में एक अजीब सा पंख है जिसे देखकर लूना कहने लगती है, ये क्या है? सनी कहता है, कुछ टाइम पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया था। इस सपने के अंदर मेरी मुलाकात एक गॉड से हुई जिसने मेरी बॉडी के अंदर से मेरे हार्ट को बाहर निकाल लिया और फिर इस फेदर और मेरे हार्ट के वजन को नापने लगा। उसने कहा, अगर मेरे हार्ट का वजन इस फेदर से ज्यादा निकलता है तो डीमंस मेरी बॉडी को खा जाएंगे, वो मेरी बॉडी को अपने अंदर इनहेरिट कर लेंगे। लूना कहती है, क्या कह रही हो तुम? पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के हार्ट का वजन इस फेदर से ज्यादा ही होता है। तुम्हारे सपने के साथ तो हर एक को डीमंस खाई जाएंगे, इस वर्ल्ड में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सनी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सपने के हिसाब से उस गॉड ने मुझसे कहा था मेरे हार्ट का वजन इस फेदर से कम है। उसने मुझसे ये भी कहा था, फिर डेस्टिनी में लिखा है मुझे इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी अनफेयर रूल्स है उन सभी को तोड़कर उन सभी से आगे निकलना है। तुम्हें पता है वो गॉड बिल्कुल भी गॉड जैसा नहीं था, उसका सर एक कुत्ते के जैसा था या फिर शायद से वो एक भेड़िया था। सनी के इतना कहने के साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हम वापस से सॉन्ग और जेरू की फाइट को देखते हैं। जेरू ने अभी भी सॉन्ग के ऊपर अटैक किया था, तभी सॉन्ग की बॉडी के अंदर से एक इजिप्शियन गॉड का ओरा बाहर निकलने लगता है। इसे देखकर जेरू थोड़ा डर जाता है और सॉन्ग दूर उठते हुए उससे कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास में भी एक गोल्डन गॉड की पावर है और इसके बारे में मुझे अभी तक पता ही नहीं था। सॉन्ग कहने लगता है, ये तो गॉड एनुबिस है, मुझे याद है मैं इससे पहले ही मिल चुका हूँ। इससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने हेडलेस डीमन को मारा था। एनुबिस कहता है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। मैंने पिछली बार जब तुमसे मिला था तब भी तुम एक फाइट कर रहे थे और दोबारा फिर से तुम अभी भी फाइट ही कर रहे हो। जीरू कहता है, सॉन्ग तुम हो कौन? ये कैसे हो सकता है? इस गेम की स्क्रिप्ट मैंने खुद ने लिखी थी, तुम इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे याद है इस गेम के अंदर ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। तुम यहाँ पर इस तरह की पावर्स यूज करके हमारे प्लान को पूरी तरह से खराब कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। मेरे पास में अभी भी गेम की पावर है, मैं भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम कौन सा अटैक मुझ पर करने वाले हो। अपनी इन नए ट्रिक्स से तुम मुझे चौंका सकते हो लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। ये कहते जेरी वापस से अपने स्टोन की पावर यूज करता है। उसे वापस से कई सारी स्किन होने लगती है जो कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही है कि सॉन्ग अगला अटैक कौन सा करने वाला है, लेकिन इस बार ये काम नहीं करता। एकदम प्रिडिक्शन के एंड में जीरो की स्किन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, वार्निंग, प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। जीरो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। इसी टाइम पर सॉन्ग अपना हाथ सामने की तरफ करता है। सॉन्ग की मूवमेंट के हिसाब से ही उसके पीछे जो गॉड होता है वो भी अपनी मूवमेंट करने लगता है। इसी टाइम पर उस जगह पर एक बेल की हो जाती है। जीरो कहता है, ये किस तरह की आवाज है? सॉन्ग कहता है, इस आवाज का मतलब है जजमेंट का टाइम हो चुका है। सॉन्ग के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा तराजू होने लगता है। ये सही और गलत तराजू है। अब इसी से ये डिसाइड होगा कि जेरियो को क्या सजा मिलेगी। सॉन्ग कहता है, जेरियो क्या तुम अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हो? तुमने अब तक बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं और गुनाह भी, लेकिन तुम्हारे बुरे काम ज्यादा भारी है। तुमने ह्यूमैनिटी को धोखा दिया, वो भी उस टाइम पर जब डीमंस का इतना बड़ा अटैक होने वाला था। जीरियो कहता है, अपनी बकवास बंद करो। भले ही तुम्हारे पास में किसी भी गॉड की पावर हो, लेकिन मेरे पास में ओडिन की पावर है। ओडिन सभी गॉड्स के अंदर से सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे सामने किसी भी तरीके का जजमेंट पास कर सको। ये कहते हुए जेरियो अपने ओडिन की पावर को और भी जोर से एक्टिवेट कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर से भी ओडिन का ऑरा बाहर निकलता है। फिर जेरियो पूरी तेज रफ्तार में सॉन्ग की तरफ भागने लगता है। जेरियो के इस बच्चे वाले अटैक को देखकर सॉन्ग हंसने लगता है और फिर अपनी एक स्किल यूज करता है। सॉन्ग के ऐसा करने के साथ ही उसके पीछे जो ऑरा होता है वो सीधे जेरियो के हाथ में घुस जाता है और उसे कस के पकड़ लेता है। इससे जेरियो की बॉडी के ऊपर एक बहुत खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है। वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है और कहने लगता है, ये एकदम नामुमकिन है, तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? सॉन्ग कहता है, जेरियो अब हार मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास में भले ही ओडिन की पावर है, लेकिन जजमेंट सबसे ज्यादा ऊपर होता है। मेरे पास में जजमेंट ऑफ एनुबिस की पावर है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर सकते। जीरो कहता है, ये कैसे हो सकता है? सॉन्ग तुम हो क्या? मैंने अब तक कितनी बार तुमसे फाइट की तो मैं लगभग हराने वाला था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम बच जाते हो। सॉन्ग कहता है, क्योंकि इसका कारण है हम दोनों एक दूसरे लड़ने के लिए बने हैं। एक दूसरे से लड़ाई करना हमारी डेस्टिनी में था। शुरुआत से ही ये गेम इस तरह चलता आ रहा है
कि एंड में आकर हम दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी पड़े। जीरू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। सोंग कहता है तुम अभी भी ये सब कुछ सुन में नहीं पा रहे। जब से ये गेम शुरू हुआ है तब से तुम हो वो जो कि इस गेम के मेन कैरेक्टर हो। तुमने इस गेम की स्टोरी को सही तरह से फॉलो किया है और इस गेम के फाइनल मिशन कंप्लीट करके रिवॉर्ड को हासिल किया है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने हर बार इस गेम के बग्स का यूज किया, कई तरीकों से इस गेम के रूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। हम दोनों का इस तरीके से दो अलग अलग रास्तों को चुनना ही हम दोनों को आमने सामने लेके आता है। जीरू कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। इस वर्ल्ड के अंदर रहते हुए मुझे एक चीज पता चल चुकी है, इस गेम के एंड के अंदर केवल हम में से कोई एक ही होगा जो कि जिंदा बच पाएगा, वो एक मैं हूँ। इस वर्ल्ड ने मुझे चुना है, डीमंस मुझे जिंदा रखना चाहते हैं तो मैं ही जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा काबिल हूँ। सोंग कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई कि तुम काबिल हो, तुम खुद काबिल नहीं हो, तुम काबिल थे तुम्हारे गिल्ड की वजह से। तुम्हारा गिल्ड तुम्हें सपोर्ट करता था, बिना तुम्हारे गिल्ड के, तुम्हारे साथियों के तुम बिल्कुल बेकार हो। मुझे याद है इस वर्ल्ड के कुछ शुरुआती टाइम में मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी जो कि किसी गिल्ड में शामिल नहीं थे, वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड के अंदर वो अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा रहे थे। उन्होंने अपना अलग तरीका निकाला था। उन्होंने इस बदले वर्ल्ड के अंदर ड्राइविंग का काम शुरू किया। उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता हो। जीरू कहता है क्या अब तुम मुझे उन ड्राइवर से कंपेयर कर रहे हो। सोंग कहता है नहीं, अब मैं तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक बराबर है। यहाँ पर तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो कि अकेले जिंदा बच जाओगे या फिर किसी स्पेशल काम के लिए केवल तुम अकेले को चुना जाएगा। जिंदा रहने के लिए तुम भी उतने ही काबिल हो जितने वो सारे ड्राइवर्स या फिर बाकी सब लोग हैं। तुमने अकेले जिंदा रहने की कोशिश में पूरी ह्यूमैनिटी को धोखा दिया है। मैं जेंडर सॉन्ग तुम्हें इसकी सजा दूंगा ज़ेरियो, क्योंकि तुम एक गद्दार हो, इसलिए मेरे माइंड में तुम्हारे लिए केवल एक ही सजा है जो कि है तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना। सोंग के इतना कहने के साथ ही ज़ेरियो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। वो कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन्यूबाइस कहता है ये तुम्हारी मौत का प्रिपरेशन है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, अब यहाँ से तुम नरक में जाओगे। ज़ेरियो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं बिल्कुल मर नहीं सकता। ज़ेरियो के इतना कहने के साथ ही इन्यूबाइस ज़ेरियो के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर देता है। तभी एकदम से बाजी फिर से बदलती है। सोंग ने इस जगह पर जो बर्फ का चैम्बर बनाया था ये टूट जाता है। इसे तोड़ते हुए ड्रैगन अंदर घुसाता है जो कि अंदर आते ही सबसे पहले इन्यूबाइस पर अटैक करके ज़ेरियो को बचा लेता है। इसी टाइम पर सोंग की नजर बेईमान में पड़ती है, जब फिर कहना चाहिए लूना की ओर पड़ती है जिसकी हालत खराब हो चुकी है, वो जेल में पड़ी है। ड्रैगन कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं एक ह्यूमन जिसके पास में बग ट्रायंगल है, वो ह्यूमन जो कि इस गेम के सारे बग्स को लगातार तोड़ता जा रहा हो, रूल्स को बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा हो, और वो ह्यूमन जो कि मेरे प्लान को पूरी तरह से बेकार कर रहा हो, वो जरूर से मेरा पुराना दुश्मन सनी ही होगा। सनी तुम जिंदा बच गए और अब तुमने इस तरीके से मेरे प्लान को खराब करके अपना रिवेंज शुरू किया है। सच में ये सब कुछ समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तुम काफी शातिर हो गए हो, तुम पर काफी टाइम से नजर रखने के बाद भी कभी मुझे पता नहीं चला। सनी नाम सुनकर इसी टाइम पर बेमर को भी होश आता है। ये कहने लगती है सनी तुम जिंदा हो, मुझे पता था ये इस काबिल नहीं है कि तुम्हें मार सके। जब सोंग लगातार ये सब कुछ सुन रहा होता है तब अचानक से उसे कानों में बहुत दर्द होने लगता है। उसको कई सारी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सोंग को नहीं पता सनी कौन है। वो बस अपने कानों में हो रहे दर्द के कारण बहुत जोर चिल्लाने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये दर्द बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे सर को फाड़ देगा। सोंग के इतना कहने के साथ ही एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। इस फ्लैशबैक के अंदर अब हमें फाइनली सोंग के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि सोंग ही सनी है। इसी फ्लैशबैक के अंदर हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से सोंग ने एक टापू पर रहने वाले सनी से लेकर एक कंपनी के अंदर काम करने वाले गेम डिजाइनर तक का सफर तय किया। इस सबसे बढ़कर एक चीज पता चलती है, ये सीरीज जो कि स्टार्टिंग में थी वो अब नहीं है, इसकी स्टोरी बदल चुकी है। जहाँ पहले सबको लग रहा था कि मेन वर्ल्ड के अंदर गेम वर्ल्ड आया है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। गेम वर्ल्ड हमेशा से एग्जिस्ट करता था, बस बाद में उसे एक्टिवेट किया गया है। मेन वर्ल्ड के अंदर ही गेम वर्ल्ड के कुछ एलिमेंट्स को डाला गया है। इस सब के बारे में पूरी तरीके से अगले एपिसोड में पता चलेगा। ना यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे एक और बात, यहाँ पर इस सीरीज का ये एपिसोड ही नहीं बल्कि ये सीजन भी कंप्लीट हो चुका है। इस मनुआ के अब तक जितने भी चैप्टर आए उन सभी को लगभग हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे ही इसके और भी चैप्टर आएंगे हम इसका सेकंड सीजन भी शुरू कर देंगे। सेकंड सीजन बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो ये जल्दी और ज्यादा तेज हो जाएगा। तो आप सब लोग जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जरूर से इस वीडियो के ऊपर लाइक और इस वीडियो के ऊपर एक चंदा से कमेंट करना। नाउ ऑफिशियली रीइंकार्नेटेड एसोसाइड हंटर का सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है। मुझे यकीन है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट सीजन।